गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। द एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के 5th चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। 5th चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसका प्रीवियस पोर्शंस मैंने कल आपको कंप्लीट करवाया था। आज हम बात करना चाहेंगे, हमारा उसी का ही एक कंटिन्यू में टॉपिक है जिसे हम कहते हैं पीएच स्केल। बच्चों, क्या मीनिंग होता है पीएच स्केल का, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। पीएच स्केल टर्म्स के बारे में सबसे पहले सोरेनसन ने इस टर्म्स को दिया था। सोरेनसन ने इस टर्म्स के बारे में बताया था और उसने कहा था कि यहाँ पीएच दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। P स्टैंड्स फॉर पोटेंज। पोटेंज का मतलब होता है पावर, या जिसको हम कहते हैं शक्ति। तो ये एक इस प्रकार की टर्म्स हैं जो अम्ल और क्षार, एसिड और बेस दोनों की शक्ति के बारे में एक्सप्लेन करती हैं। यहां पर H हाइड्रोजन आयन जो होते हैं, एसिड में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को लिया जाता है, उनकी कंसंट्रेशंस को लिया जाता है। तो इस सोरेनसन ने इन दोनों ही टर्म्स को इस प्रकार से डिफाइन किया था कि द हायर और द कंसंट्रेशंस ऑफ H+ आयन इन द सॉल्यूशंस इज कॉल्ड एज pH। या हम कह सकते हैं कि किसी भी अम्लीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रताओं का नेगेटिव लॉगरिथम pH कहलाता है। इसी पर बेस्ड उसने एक फॉर्मूला दिया था, pH इज नोन एज इक्वल टू माइनस log base 10 कंसंट्रेशंस ऑफ H+ आयन, और इसी फॉर्मूले के बेसिस पर pH को एक्सप्लेन किया गया था। क्या मीनिंग होता है यहां पर इस फॉर्मूले का? देखिए, यहां पर हमने ये कहा है कि pH इज इक्वल टू माइनस log base 10 कंसंट्रेशंस ऑफ H+ आयन। इसका मतलब H+ आयन की सांद्रता उस एसिड की सामर्थ्यता को बताती है, उसकी एसिडिटी को बताती है, वो एसिड कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में बताती है। हम जानते हैं कि एक न्यूट्रल सॉल्यूशंस जो होता है उसके बीच H+ आयन और OH- आयन की कंसंट्रेशंस बराबर होती है, और ये दोनों मिल करके न्यूट्रल H2O वाटर मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई इस प्रकार का H+ आयंस किसी एसिड में बहुत ज्यादा मात्रा में है, उसकी कंसंट्रेशंस ज्यादा है, इसका मतलब उसकी सामर्थ्यता ज्यादा है। हम यूं कह सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, सामर्थ्यता ज्यादा है। सामर्थ्यता ज्यादा है, इसका मतलब H+ आयन ज्यादा है, और जिसकी सामर्थ्यता ज्यादा है उसके लिए pH का वैल्यू क्या है? कम है। तो इस pH के लिए एक स्केल का निर्धारण किया गया जिसे हम pH स्केल कहते हैं। उस pH स्केल की हम बात करें तो उस pH स्केल में इन्होंने डिसाइड किया था कि कोई चाहे एसिड लो चाहे बेस लो, उसकी pH को अगर हम मेजर करेंगे तो वह यहां पर इस 0 से या 1 से लेकर के और कहां तक पाई जाती हैं? 14 तक पाई जाती हैं। कहां तक पाई जाती हैं? 14 तक। सोरेनसन ने यह बताया कि इनके बीच में एक इस प्रकार का पोजीशंस आती है जहां पर इसकी pH सॉल्यूशंस की 7 हो जाती है। जब सॉल्यूशंस की pH, किसी एसिड या किसी भी सॉल्यूशंस की pH अगर 7 है तो उस कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि वह सॉल्यूशंस कैसा है? उदासीन है। उसको न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहा जाता है, उदासीन विलयन कहा जाता है। परंतु उन्होंने कहा कि अगर 7 से लेकर के 1 की तरफ ग्रोथ होता है, इसका मतलब H+ आयन की कंसंट्रेशंस बढ़ती है, H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है, और ये सांद्रता बढ़ती है, इसका मतलब उसकी pH कम हो रही है। pH 7 से कम आने पर जो जो 7 से कम की तरफ आती जाती है उसकी क्या बढ़ जाती है? अम्लीयता बढ़ जाती है, या एसिडिटी या उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यूज क्या हो जाती हैं? अम्लीयता बढ़ती है। तो ये
जीरो से लेके या 1 से लेकर के 7 तक, वैसे जीरो लिया यहां पर, 0 से लेके 7 तक की अगर हम बात करें तो 7 से अपोजिट डायरेक्शंस में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है। कंसंट्रेशन बढ़ती है मतलब उसकी एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है इसका मतलब उसकी pH क्या होती है, कम होती है, क्योंकि 7 से 0 की तरफ क्या हो रही है, कम हो रही है। यह बात समझ में आई। अब इसी के साथ हम बात करना चाहेंगे कि यहां पर 7 के बाद 14 तक की अगर हम बात करें तो 14 में देखिए आप 7 से अगर हम आगे जाते हैं 14 तक तो देखिए H प्लस की सांद्रता बढ़ती, यहां तो बढ़ रही थी, यहां H प्लस की सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर सांद्रता कम होती है तो इसका मतलब उस कंडीशंस में क्या हो रहा है कि उसकी pH बढ़ रही है, pH वैल्यूज बढ़ रही हैं, इसका मतलब अम्लीयता तो इधर बढ़ती थी, इधर क्या हो रही है, उसकी क्षारकता बढ़ रही है, क्षारकता बढ़ती है। तो ये बात हम समझते हैं कि इस 7 से लेकर के 14 तक उसकी बेसिसिटी वैल्यू या बेसिक स्ट्रेंथ या उसकी क्षारीय सामर्थ्य के मान में वृद्धि होती जाती है, और 7 से लेकर के 0 की तरफ हम जाते हैं तो उस कंडीशंस में उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू में वृद्धि होती जाती है। यहां क्षारकता बढ़ रही है, इसका मतलब pH का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है क्या, नहीं, pH भी क्या होता है, बढ़ता है। तो ये इस स्केल्स के आधार पर हम pH के बारे में स्टडी करते हैं, जो सॉल्यूशंस की pH के लिए, उसकी सॉल्यूशंस की स्ट्रेंथ के लिए कि वह एसिडिक है या उसका नेचर बेसिक है या उसका नेचर उदासीन है, इसके बारे में हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे, माना कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसको हम इस बेसिस पर एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इस फॉर्मूले के बेसिस पर उसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं। माना कि हमने वाटर मॉलिक्यूल्स लिया है, वाटर मॉलिक्यूल्स में हम ये जानते हैं कि H प्लस आयन फ्री स्टेट में नहीं रहेंगे, ये दूसरे H2O मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ेंगे और जुड़ करके हमेशा किसका फॉर्मेशन करेंगे, H3O प्लस। इस प्रकार के आयन को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ये जो हाइड्रोनियम आयन बने हैं ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ H प्लस, क्योंकि हम एसिड की बात कर रहे हैं तो H प्लस के इसके साथ ऐड होने पर बने हुए आयन से, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन से, या इसको हम प्रोटोनेटेड वाटर कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन इस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ऐड होकर के किस में कन्वर्ट हो गया है, हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम प्रोटोनेटेड आयन कह सकते हैं। फिर हम बात करें कि इस कंडीशंस में जल की हम या वाटर की अगर हम कंसंट्रेशंस लेते हैं, सांद्रता लेते हैं, जो उदासीन वाटर हैं, तो वो आता है 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। ये कंसंट्रेशंस ली गई है 10⁻⁷। हम यहां पर इस वैल्यू को कोरिलेट करते हैं कि अगर हमारे को इस वाटर की pH फाइंड आउट करनी है तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सोरेनसन्स फॉर्मूला, pH = log base 10 concentrations of H प्लस आयन। यहां पर आपको H प्लस आयन की सांद्रता, H2O की जो सांद्रता है वो उसको मेंशन करना है, क्योंकि ये सांद्रता ये H प्लस आयन से जो इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़े हुए हैं और जिससे हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ है उसको बनाया गया है। तो यहां पर हम बात करना चाहेंगे pH = -log base 10 concentrations of H प्लस आयन, देन pH - log base concentrations of 1 × 10⁻⁷ ये लिखा जाएगा। और हम जानते हैं कि यहां पर log base 10 लिख सकते हैं, हम 10 लिख रहे हैं तो log base 10 है ऑलरेडी। अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो माइनस और ये माइनस जब आगे आएगा तो देन pH = -7 and माइनस, दैट इज 7 and log base 10 concentrations of this is 1 remains only 1, log 10 मल्टीप्लाइड विद 1 की वैल्यू कितनी होती है, 7 × 1 होती है। ये हम लॉग टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉग इसकी वैल्यू अगर 1 आई तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं pH = 7। अब आप बताइए जो वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं उसकी pH हमारे पास कितनी आई, 7। आप बोलेंगे सर इसके आगे कोई यूनिट आती है, pH वैल्यू के लिए किसी भी प्रकार की यूनिट नहीं ली जाती है। यह एक मेजरमेंट से, ना तो ऐसा यूनिट है ना कोई दूसरी यूनिट है। तो यहां pH = 7 लिखा गया है, इसका मतलब वह पानी कैसा है, उदासीन है, क्योंकि हमने pH स्केल अभी देखा था
पीएच स्केल के अकॉर्डिंग जिसकी वैल्यू 7 आती है तो वह कौन सी प्रकृति का होगा? उदासीन होगा। इस प्रकार से हम यहां पर इसकी बात करते हैं। शुद्ध जल की पीएच हम क्या बोलेंगे? 7। अब हम अगर बात करें तो उस कंडीशंस में अगर हम इस 7 से बैक जाएंगे तो कुछ इस प्रकार के पदार्थ, जैसे हम अभी कुछ एग्जांपल्स और इस पीएच के उपयोग के बारे में भी पढ़ना चाहेंगे। जैसे हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है, दही होता है, दूध होता है, नींबू का रस होता है, टमाटर होते हैं, संतरे होते हैं। तो आप समझिए कि ये सारे जितने भी मटेरियल्स हैं जिनका मैंने एग्जांपल लिया, उनकी पीएच हमेशा किससे कम होगी? 7 से कम होगी। और इसी प्रकार से अगर हम दूसरे सब्सटेंस ले लेते हैं, दूसरे सब्सटेंस में जैसे हम कास्टिक सोडा ले लेते हैं, साबुन का पानी ले लेते हैं, सोडा बोतल्स की उसकी हम बात करते हैं, या हम जब कभी भी एसिडिटी हो जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। जेल्सिस नाम की एक मेडिसिन आती है पिंक कलर की बोतल्स में, उसको अगर हम लेते हैं तो उस कंडीशंस में उसकी पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी। दैट मीन्स वो 7 और इस 14 के बीच में रहेगी। इसी बीच में आपको बताना चाहूंगा, हमारा ब्लड, आपने कभी कट लग जाए और उस ब्लड को अगर आपने चखा हो तो आपको पता चलता है कि ना तो वो खट्टा है ना वो मीठा है। इसका मतलब उसकी कोई न कोई पीएच वैल्यूज है, और हमारे उस ब्लड की पीएच वैल्यूज को कैलकुलेट करके मेजर करके बताया गया है, जो होती है 7.4। बच्चों, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे ब्लड का नेचर क्या है? माइल्ड बेसिक है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये स्लाइटली बेसिक है, ये हल्का क्षारीय है। तो ये होता हमारा पीएच। अब हम सेकंड टॉपिक इस पीएच के बाद लेते हैं, पीएच का हमारे दैनिक जीवन में महत्व। देखिए, सेकंड टॉपिक हम बात करते हैं पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। पीएच का दैनिक में महत्व। देखिए, इस पीएच के बारे में हमने पढ़ा तो पीएच का हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक एक पॉइंट मैं आपके सामने डिस्क्राइब करना चाहूंगा। जैसा कि सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा पेट दर्द, आपने देखा होगा कभी कभी पेट दर्द इस प्रकार से होता है कि काफी पैनिक हो जाता है, स्टमक में अचानक बहुत तेजी से दर्द हो जाता है। यह दर्द होने का कारण क्या है? HCl की ज्यादा मात्रा, और HCl की ज्यादा मात्रा आई कहां से? ज्यादा मात्रा आई कहां से? या तो हम भूखे रहे, या फिर हमने इस प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन किया है, ऐसे मटेरियल को खा लिया है जिससे एसिडिटी बढ़ गई है। कई बार कुछ लोगों के द्वारा बार बार चाय पीने से शरीर में एसिड सिक्रीशंस की मात्रा स्टमक में बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है तो HCl की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो पैनिक दर्द होने लग जाता है। दूसरी बात, बाजार में मिले हुए तले हुए जो सब्सटेंस होते हैं, या इस प्रकार के जो कचौरी हुआ, समोसे हुए, ये इस प्रकार के नमकीन्स हुए, इस तरह के आइटम्स को अगर हमारे द्वारा खाया जाता है तो निश्चित रूप से ये पदार्थ भी इस एसिड की मात्रा स्टमक में बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होने लग जाता है? दर्द होने लग जाता है। तो दर्द होने लग गया है, इसका मतलब उस कंडीशंस में क्या हो रहा है? उस कंडीशंस में हमारे स्टमक की जो पीएच है वो पीएच क्या हो रही है? कम हो रही है। और कम हो रही है, इसका मतलब अम्ल की अम्लता बढ़ रही है, इसका मतलब एसिडिटी बढ़ रही है। ये एसिडिटी बढ़ रही है, इसके कारण क्या हो रहा है? एसिडिटी बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि हमारा वो जो एसिड है हमारे स्टमक की जो वाल है वहां पर टिश्यू को तोड़ रहा है, और टिश्यू को तोड़ देने के कारण उस कंडीशंस में क्या होता जा रहा है? पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। ये सब होने का कारण क्या है? चेंज इन पीएच वैल्यूज। चेंज इन पीएच वैल्यूज। तो बताओ, अब HCl की मात्रा बढ़ी हुई है तो उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। जैसा कि हमने प्रीवियस सेक्शंस में यह पढ़ा था कि एसिड जो ही बेस के साथ रिएक्शंस करेगा तो वह अपनी प्रॉपर्टीज को खो देता है, और प्रॉपर्टीज को खो देता है तो उस कंडीशंस में यह HCl क्या करेगा? बेस के साथ रिएक्शंस करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम MgOH होल ऑफ ट्वाइस, जिसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया,
इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करेगा, उस एसिड की एसिडिटी को रेड्यूस कर देगा, और जो ही ये रेड्यूस करेगा उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारा पेट दर्द क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसका कारण पीएच चेंज हो गई, एसिड की मात्रा को, कुछ मात्रा को इसने रिएक्शंस किया और रिएक्शंस करके उसने सॉल्ट और वाटर बना दिया। तो जो ही ये परिस्थिति उत्पन्न हुई उस कंडीशंस में क्या हो गया, एसिडिटी डाउन हो गई और हमारा पेन कम हो गया। कभी कभी आपने देखा होगा इनो ऑन एसिडिटी गोन विद इन 6 सेकंड, एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। आप जानते हैं कि वो 6 सेकंड में क्या होने वाला है, जो ही इनो सॉल्ट या इनो इस तरह का जो बेसिक पार्ट है हमारे द्वारा लिया जाता है, जो ही बॉडी में वह पानी के साथ हमारी बॉडी में जाता है, एसिड के साथ उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और न्यूट्रलाइज करते ही हमारे को रिलैक्स फील हो जाता है। तो ये इस प्रकार पहला पॉइंट हमारे पेट दर्द के लिए, इस पीएच को हमें समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात हम करते हैं, पहला पेट दर्द वाला टॉपिक मैंने बताया, दूसरी हम बात करना चाहेंगे यहां पर, आपने देखा होगा दंत क्षय। दंत क्षय, दंत क्षय किसे कहते हैं, ब्रेकिंग ऑफ एनामल्स, हमारी दांतों के ऊपर पाए जाने वाले एनामल्स का कमजोर हो जाना। जनरली हमारे दांतों का पीएच होता है 6.5, कितना होता है 6.5, परंतु हम शाम के समय में जब खाना खाते हैं उसके बाद ब्रश नहीं करते। कोई भी आइटम्स, खाद्य पदार्थ जो हमारे द्वारा खाया जाता है, अगर उसके बाद हमारे द्वारा ब्रश नहीं किया गया तो उस कंडीशंस में ये क्या करेगा, वह पदार्थ हमारे दांतों के वहां पर स्टिकिंग रह जाता है, चिपका हुआ रह जाता है। चिपका हुआ रह जाने पर वहां पर माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, क्योंकि मुंह खुलने के दौरान बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जर्म्स जो होते हैं, उनके साथ, उन दांतों के साथ चिपके हुए खाद्य पदार्थों को डिग्रेड कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं, उनका विघटन कर देते हैं। जो ही विघटन कर देते हैं वो एसिड सिक्रेट करते हैं। उस एसिड के कारण इनकी जो पीएच होती है वो 5.5 के आसपास आ जाती है। जो ही 5.5 के पास आ रही है, इसका मतलब हमारे दांतों पर पाए जाने वाले एसिड की मात्रा बढ़ रही है, और उसकी मात्रा बढ़ जाने के कारण अब क्या हो गया है, अब इस प्रकार की स्थिति हो गई है कि 5.5 आते ही हमारे दांतों का जो एनामल है कमजोर होने लग जाएगा, क्योंकि जो ही पीएच कम हुई मतलब अम्ल की सामर्थ्यता बढ़ी, एसिडिटी बढ़ी, और एसिडिटी बढ़ते ही दांतों का एनामल ब्रेकअप होने लग जाता है, टूटने लग जाता है। तो उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, हमारे दांतों का क्षय होने लग जाएगा, टूटने लग जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति होने लग जाती है। तो बच्चों, हम इसके बारे में जानते हैं कि 5.5 पीएच होने के कारण दांतों का ब्रेकिंग होने लग जाता है, एनामल खराब होने लग जाता है, रफ होने लग जाते हैं। इनसे बचने के लिए हमारे को डेली सोने से पहले ब्रश करना चाहिए, ताकि इस प्रकार की पीएच चेंजेस से हम बच सकें और हमारे दांतों को सुरक्षित रख सकें। अब हम बात करना चाहेंगे तीसरा, कभी कभी आपने देखा होगा ततैये होते हैं, मधुमक्खी होती है, वो हमें डंक मार देती है। मधुमक्खी का डंक आपने देखा होगा, मधुमक्खी कभी कभी डंक मार देती है। मधुमक्खी का डंक मारना, या कभी चींटी का देखा होगा आपने, चींटी हमारे को काट लेती है, जिस भाग में काटती है आपने देखा होगा वह भाग सूज जाता है, बड़ा हो जाता है, साथ ही साथ उस भाग के अलावा वहां पर पेन होने लग जाता है, खुजली होने लग जाती है। तो बताइए ऐसा किस कारण से होता है, अर्थात मधुमक्खी के द्वारा जो डंक मारा गया है उसमें फार्मिक एसिड था, और ये जो एसिड था ये हमारे टिश्यू के साथ जब मिला तो उस सेल्स में इसने इरिटेशंस पैदा किया, और इरिटेशंस पैदा करते ही आपने देखा होगा हम खुजालने लग जाते हैं, और खुजालने लग जाते हैं तो उस कंडीशंस में क्या हो जाता है, वह भाग स्वेलन हो जाता है, सूजन आ जाती है। उसमें सूजन आ जाने का कारण एसिड की मात्रा है। एसिड उनके साथ जाकर के जो ही जुड़ेगा उस कंडीशंस में पीएच चेंज होगी, और पीएच चेंज होते ही उस भाग में क्या बन जाएगा, बड़ा सा स्पॉट बन जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति में इससे कम करने के लिए, इस पीएच को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जिससे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट एक इस प्रकार का माइल्ड
बेस है जो एसिडिक पार्ट में या जिस भाग में काटा गया उस भाग में लेकर के अगर हल्का सा लगा दिया जाए तो वह उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और न्यूट्रलाइज करेगा तो उस कंडीशंस में हम उससे पेन से हम क्या करेंगे, बच जाएंगे। इसी प्रकार से एक और टॉपिक मैं आपको बताना चाहूंगा, एसिड रेन का नाम सुना होगा आपने, एसिड रेन, अम्ल वर्षा, कई बार देखा होगा। देखिए एसिड रेन, अम्ल वर्षा, किसे कहा गया है अम्ल वर्षा? अम्ल की बारिश नहीं है। होता क्या है कि कुछ इस प्रकार की हार्मफुल गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड्स, जब ये एनवायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं एज ए पोल्यूटेंट के फॉर्म में, तो ये क्या करती है, एनवायरमेंट में जब तड़ित होता है, जब इस प्रकार की गर्जना होती है, मेघ गर्जना होती है, तो उस हाई टेम्परेचर पर ये इस प्रकार की गैसेस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शंस करके माइल्ड एसिड का फॉर्मेशन कर देती है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और इस प्रकार के कुछ कार्बोनिक एसिड्स का निर्माण कर देती है। वह एसिड जब बारिश की बूंदों के साथ इस पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। आपने इसी प्रकार की घटना का उदाहरण प्रीवियस क्लासेस में मथुरा रिफाइनरी वाला पढ़ा होगा। मथुरा रिफाइनरी के होने के कारण वहां पर जब रिफाइंस करके गैसोलिन्स का निर्माण किया जाता तो बहुत ज्यादा मात्रा में इन गैसेस का एक्सक्रीशंस किया जाता था, उत्सर्जन किया जाता था, और ऐसा होने के कारण उस ताजमहल के आसपास, क्योंकि मथुरा के पास क्या है, आगरा है, और आगरा का जो ताजमहल है उसके आसपास बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो गया था, वो एनवायरमेंट पोल्यूटेड हो चुका था। वो जो गैसेस थी वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शंस करके उन्होंने क्या किया, एसिड बनाया, और वह एसिड जब बारिश के द्वारा या बारिश के साथ इस तरह से बन करके जब ताजमहल पर गिरा तो आपने देखा था कि उस ताजमहल का जो शाइनी व्हाइट कलर्स था वो लाइट येलो कलर में चेंज हो गया था। उसके लाइट येलो कलर में चेंज होने का कारण हम कह सकते हैं कि वो काफी फेडेड हो चुका था, वह फेड हो चुका था, खराब हो चुका था, भद्दा हो चुका था। तो उसका होने का कारण भी क्या था, एसिड रेन। तो बच्चों देखिए, एसिड रेन के कारण जब एसिड रेन किसी भी तालाब में या किसी भी भाग में जहां पर यह पानी पहुंच रहा है वहां पर एसिड रेन आएगी तो उसकी पीएच क्या होगी, कम होगी, और उस तालाब के पानी की पीएच कम होगी तो उस पीएच पर उस तालाब में रहने वाले जो जीव हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, वो क्या करेंगे, मर जाएंगे। अर्थात उस कम पीएच पर वो अपने जीवन के एक्टिविटीज, उनके मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और इस प्रकार की स्थिति में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये इस प्रकार से। एक और हम बात करना चाहेंगे लास्ट कि हमारे पास आता है मृदा परीक्षण। आपने देखा होगा मृदा परीक्षण, सॉइल टेस्ट। आजकल उन्नत जो किसान लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मृदा परीक्षण करवा रहे हैं। किस प्रकार की भूमि में किस प्रकार की भूमि में किस प्रकार की फसल को ग्रो किया जा सकता है, इसके बारे में लगातार परीक्षण किसानों के द्वारा कराया जा रहा है। तो मृदा परीक्षण कराने से उनकी पीएच के बारे में पता चल जाता है, और उस पीएच के आधार पर फसलों को उगाया जाना है, कौन सी फसल को उगाया जाना है उसके बारे में भी आसानी से पता चल जाता है। तो किस अच्छी फसल का चयन करना इस सोइल की पीएच पर डिपेंड करता है। तो आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, पीएच और पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग। आपसे निवेदन है कि आप हमारे स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सभी बच्चों को इसको दिखाएं ताकि हर बच्चे को इसका बेनिफिट मिल सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।